नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि अपनी जो ईवीएस की क्लास है वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, जिसमें हम लोगों ने तकरीबन 31 क्लास को पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज दोस्तों आपका 32वें नंबर का क्लास है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि कल जो जल के सेक्शन से थोड़ा बहुत चीज़ें बच गई थी, आज उन्हें मैं इस क्लास में कवर करूँगा। तो आप सभी से बस एक ही गुजारिश है कि आप सभी लोग पेपर और पेन के साथ बैठिए, ताकि जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते जाएं उन्हें आप साथ साथ नोट डाउन करते जाएं, जिससे कि आपको एग्जाम के समय में रिवीजन करने में थोड़ी सी सहूलियत मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले कुआं या बावड़ी के बारे में देख लेते हैं। उसके बाद मैं आपको एक एक चीज़ें करके बताऊंगा जो कि यहाँ पर इस क्लास में शामिल किए गए हैं, जैसे कि आपका घड़ीसर हो गया, यानी कि गड़ीसर झील हो गया, और आपका जो मृत सागर से क्वेश्चन बन जाते हैं वो सभी बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरी पीपीटी को बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया। यानी कि आज की इस क्लास को अगर आप देख लेते हैं तो यकीन मानिए कि सीटेट एग्जाम में आपके 1 से 2 क्वेश्चन बिल्कुल इसी क्लास से फंस जाने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले कुआं या बावड़ी के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, बात करें कुआं या बावड़ी के संदर्भ में तो देख सकते हैं कि कुआं और बावड़ी दोनों पानी के स्रोत होते हैं, लेकिन दोनों में एक मुख्य अंतर होता है। क्या अंतर होता है तो मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि कुआं जो है वो जमीन में खोदा गया एक छेद है, जिसमें से पानी निकालने के लिए रस्सी और बाल्टी का इस्तेमाल करते हैं, जबकि बावड़ी एक सीढ़ीदार कुआं है, जिसमें से हम पानी निकालने हेतु सीढ़ियों का प्रयोग करते हैं। यानी कि दोस्तों, अगर मान लीजिए आपको कुआं से पानी निकालना हुआ तो आप रस्सी और बाल्टी का प्रयोग करते हैं, लेकिन मान लीजिए अगर आपको बावड़ी से पानी निकालना हुआ तो उसमें सीढ़ीदार चीज़ें बनी होती हैं, आपको सीढ़ी से नीचे उतर करके पानी निकालना होता है। यानी कि दोस्तों, दोनों आपके पानी के स्रोत हैं, लेकिन दोनों से पानी निकालने का जो तरीका है वही भिन्न भिन्न है। तो अगर आपसे पूछ ले कि कुआं और बावड़ी में मुख्य अंतर है, तो यही चीज़ें बिल्कुल आपको नोट डाउन करके रखनी है और यही उत्तर में आपको बिल्कुल सही कर देना है। वहीं पर दोस्तों, अगर हम लोग बात करें कि कुआं व बावड़ी को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो अगर इसका हम विस्तार से बात करें तो देख सकते हैं कि कुआं बनाने का जो मुख्य उद्देश्य था वो भूजल को प्राप्त करना था। यानी कि भूमिगत जो जल है उसी को प्राप्त करना ही इसका उद्देश्य था कुआं बनाने का। जबकि अगर हम बात करें बावड़ी के संदर्भ में तो देख सकते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य दो था, यानी कि जल के भंडारण करना, जल का संग्रहण करना, जबकि एक ठंडे स्थान के रूप में प्रयोग करना भी बावड़ी का मुख्य उद्देश्य था। तो यहाँ पर भी दोनों अंतर आप देख सकते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि कुआं बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आपको उत्तर में बिल्कुल सही करना है कि भूजल को प्राप्त करना था। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि बावड़ी बनाने का मुख्य उद्देश्य था क्या था, तो आपको उत्तर बिल्कुल सही करना है कि इसे एक ठंडे स्थान के रूप में प्रयोग करना था, तथा जल के संग्रहण और भंडारण करने के लिए बावड़ी को बनाया गया था। वहीं पर दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि आज के समय में कुआं बहुत ही तेजी मात्रा में सूखते हुए चले जा रहे हैं। इसका मुख्य कारण क्या है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अगर हम इसके मुख्य कारण की बात करें तो देख सकते हैं कि आज के समय में मनुष्य अपनी सुविधा के लिए पेड़ पौधे को काटते जा रहे हैं, और जो आसपास के पार्क व घूमने योग्य स्थान है उन्हें सीमेंट व ईंट से ढकते जा रहे हैं। यानी कि आप सभी देख रहे हैं कि जहाँ पे आपको पार्क में पहले अच्छे अच्छे घास देखने को मिलते थे, फूल पत्तियाँ देखने को मिलती थी, वहीं पर अब ये लोग सीमेंट और मिट्टी से बिल्कुल ये सब चीज़ें ढकते जा रहे हैं, जिससे कि जब वर्षा होता है तो वर्षा का जल जो है वो ज़मीन सोख नहीं पाता है, और इसी कारण से भूमिगत जल जब कम होते जा रहे हैं तो जो जल का स्तर है वो लगातार नीचे चला जा रहा है, जिस वजह से आपका कुआं जो है वो सूखते चले जा रहे हैं। वहीं पर दोस्तों, नंबर 2 पर देख सकते हैं कि कुएं के पानी को आज के समय अत्यधिक मात्रा में मोटरों से निकाला जा रहा है, जिस कारण भी पानी सूखते चले जा रहे हैं। यानी कि जो वर्षा का जल है वो जमीन के अंदर ज़्यादा मात्रा में उतना नहीं जा रहा है जितना कि हम लोग मोटर के माध्यम से खींच लेते हैं। यानी कि जाता नीचे कम पानी है, और हम मोटर अपनी सुविधा के अनुसार लगा करके ज़्यादा पानी को खींच के बर्बाद कर देते हैं, जिस कारण से जल स्तर बराबर नीचे चला जा रहा है और कुआं आपका सूखते चला जा रहा है। वहीं पर अगर नंबर 3 और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन की बात करें तो देख सकते हैं कि तालाब को दिन प्रतिदिन भरते जा रहे हैं, जिस कारण तालाब में पानी भी इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, जिस कारण भूमिगत जल समाप्त होते जा रहे हैं। आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि आप अपने बचपन को याद करिए, आपके आसपास बहुत सारे गड्ढे या फिर तालाब देखने को मिलते होंगे, लेकिन अब धीरे धीरे वो सभी चीज़ें बिल्कुल पड़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि अब जनसंख्या भी बढ़ रही है और लोगों को घर बनाना है, खेती करना है, ये सब चीज़ों को लेकर के जो तालाब थे उनको पाटते हुए जा रहे हैं, जिस वजह से पानी इकट्ठा नहीं हो पा रहा और भूमि के
अंदर न तो पानी जा रहा है और जिस कारण से भूमिगत जल लगातार समाप्त होते जा रहे हैं और यही एक मेन कारण है कि आपका जो कुआं है वो सूखते चले जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि कुआं से जुड़े जितने भी जानकारी आपके सीटेट एग्जाम में पूछी जाती हैं और जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में शामिल की गई हैं, उन सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पर आपको विस्तार से बताने की कोशिश की। अब वहीं पर आपका एक घड़सीसर है और या फिर इसको कहीं कहीं आपको गड़ीसर देखने को मिल जाता है, तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके एनसीईआरटी बुक में दी गई हैं, तो यहाँ से आपके एक न एक क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर इसकी हम विस्तार से चर्चा करें तो देख सकते हैं कि घड़सीसर झील, जिसे कि गड़ीसर झील भी कहा जाता है, भारतीय राज्य राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। यह एक झील है जो कि राजस्थान राज्य में बिल्कुल स्थित है। इसे आपको कहीं कहीं घड़सीसर या फिर कहीं कहीं आपको बुक में गड़ीसर देखने को मिल जाएगा, तो इससे आपको बिल्कुल भ्रमित नहीं होना है। जो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे उसी पर आपको उत्तर बिल्कुल सही करना है। अगर बात करें इसके निर्माण की तो देख सकते हैं कि इसका जो निर्माण है वो जैसलमेर के संस्थापक जो थे राजा रावल जैसल ने 1156 ईस्वी में करवाया था। तो अगर यहाँ से आपसे क्वेश्चन बन जाए कि इसका निर्माण किसने और कब करवाया था, तो यहाँ पर आप नंबर 1 पॉइंट से देख करके ये चीज़ें बिल्कुल सही कर सकते हैं। नंबर 2 पर देख सकते हैं कि इस झील के दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, बड़े बड़े कमरे, हाल आदि हैं। यानी कि इसके जो आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पर पक्के घाट, सजे हुए बरामदे और बड़े बड़े कमरे आपको देखने को मिल जाएंगे। यानी कि झील के जो आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। इस झील की खास बात यह है कि इसे इस तरह से बनाया गया है कि जब मीलों फैले इस घड़सीवर में बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है तो अतिरिक्त पानी उसके नीचे बने तालाब में चला जाता है और जब वह तालाब भी भर जाता है तो उसके नीचे वाले तालाब में पानी जाने लगता है। अतः इस प्रकार कुल 9 तालाब में पानी इकट्ठा हो जाता है जो लंबे समय तक पानी की कोई समस्या नहीं होने देता। यानी कि दोस्तों इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि एक एक करके नीचे आपको पूरे 9 तालाब देखने को मिल जाएंगे। यानी कि जब बारिश का पानी पहले तालाब में आता है और जब वो तालाब भर जाता है तो उसके नीचे वाला जो तालाब है उसमें पानी ऑटोमेटिक चला जाता है। जब वो भर जाता है तो उसके तीसरे वाले में चला जाता है। इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है कि पानी जो है लगातार उसी में जाता रहता है, यानी कि पानी आपका बर्बाद नहीं होता है, जिस कारण से यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इस पानी का उपयोग जो है वो लंबे समय तक कर पाते हैं। यही इस झील की बहुत ही खास विशेषता है, जिस कारण इसको सीटेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी माना गया और आपके एनसीईआरटी बुक में दिया भी गया। तो यहाँ पर आपके देख सकते हैं कि 3 लाइन से कई क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो इन्हें आपको बिल्कुल नोट डाउन करके रखना है। वहीं पर दोस्तों आप देख सकते हैं नंबर 4 पर वर्तमान में, हालांकि वर्तमान में बात करें तो यहाँ पर गड़ीसर लगभग उखड़ गया है क्योंकि इसके रास्ते में मकान व कॉलोनियाँ बन गई हैं, जिस कारण यहाँ तालाब में इकट्ठा होने वाला पानी इधर उधर बहकर बेकार चला जाता है। जैसा कि मैंने आपको कुआं के संदर्भ में बताया कि लोग तालाब को पाटते हुए जा रहे हैं, उसी तरह से यहाँ के भी जो स्थानीय लोग हैं वो इसके आसपास जो है अपने घर और कॉलोनियाँ बना ले रहे हैं, जिससे कि जो बारिश का पानी तालाब में जाता था अब वो तालाब में न जा करके इधर उधर बेकार बह जाता है, जिस कारण से यहाँ पर अब पानी की समस्या भी हो रही है। और जो यहाँ पर गड़ीसर झील था उसके जो आसपास कॉलोनियाँ और मकान बने थे उनको भी ये उखाड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है इसके संदर्भ में अच्छा नहीं हो रहा है और जिस कारण से वहाँ पर पानी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। जब तक ये झील बिल्कुल सुरक्षित थी तब तक यहाँ पर पानी की कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अगर वर्तमान संदर्भ की बात करें तो यहाँ पर बहुत सी समस्याएं अब पानी को लेकर के होने लगी है। वहीं पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपके मृत सागर से कई सारे क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में बन जाते हैं, क्योंकि ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीटेट एग्जाम से, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। बात करें मृत सागर के संदर्भ में तो देख सकते हैं कि मृत सागर जो है वो दुनिया का सबसे नमकीन सागर है, जिसे सबसे निचली झील, यानी कि अगर इसकी बात करें तो ये कितनी निचली है तो ये समुद्र तल से लगभग 440 मीटर नीचे है भी कहा जाता है, यानी कि इसे सबसे निचली झील कहा जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि दुनिया का सबसे निचली झील कौन है तो आपको बिल्कुल मृत सागर करना है। दुनिया का सबसे नमकीन सागर कौन है तो आपको मृत सागर उत्तर सही करना है। नंबर 2 पर देख सकते हैं कि इस सागर का पानी इतना नमकीन है कि इसके 1 लीटर पानी में लगभग 300 ग्राम नमक होता है, जिस कारण से इसमें तैराकों का डूबना लगभग असंभव ही होता है। यानी कि दोस्तों अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि मृत सागर के 1 लीटर पानी में लगभग कितना नमक होता है तो आपको उत्तर 300 ग्राम सही करना है। और आप देख सकते हैं कि जो तैराक लोग होते हैं या फिर कोई सामान्य लोग भी अगर इसमें तैरना चाहते हैं तो बिल्कुल तैर सकते हैं, और वो किसी भी दशा में अगर तैरते भी नहीं है, ऐसे लेट जाते हैं तो भी वो डूबेंगे नहीं, क्योंकि इसके 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है, जिससे इसका जो घनत्व है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है।
वहीं पर दोस्तों नंबर 3 पर बात करें तो देख सकते हैं कि मृत सागर का जल जो है वो चीज़ों को सड़ने से बचाने, सुगंधित करने के अलावा अन्य दूसरे कामों में भी प्रयोग किया जाता है। यानी कि दोस्तों जो इसका जैसे कि आपका गंगा जल हो गया वो रखने पर बिल्कुल ख़राब नहीं होता है, वही क्वालिटी इसमें भी होती है कि जो मृत सागर है वो चीज़ों को सड़ने से बचाता है। तो कभी-कभी आपसे पूछ ले कि मृत सागर का जल किन कामों में आता है, तो आपको बिल्कुल उत्तर सही करना है कि चीज़ों को सड़ने से बचाता है और चीज़ों को सुगंधित करने के अलावा ये अन्य दूसरे कामों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर 4 पर देख सकते हैं कि इसके आस-पास अनेक पिकनिक स्पॉट व होटल बनाए गए हैं जहाँ पर लोगों की भीड़ लगी रहती है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे आपको पिकनिक स्पॉट व होटल देखने को मिल जाएँगे और यहाँ पर लोग घूमने आते हैं, चाहे वो छुट्टियों के समय में हो, चाहे वो फिर ठंडी के समय में हो, सर्दियों के समय में हो, तो यहाँ सब आप जब घूमने आते हैं। और देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग घूमने आते हैं वह किनारे के काला कीचड़ को अपने शरीर व चेहरे पर लगाते हैं, क्योंकि इन लोगों का मानना है कि कीचड़ न सिर्फ त्वचा को निखारता है बल्कि ये जो कह सकते हैं कि जो ये कीचड़ अपने चेहरे और शरीर पर लगाते हैं तो इसलिए लगाते हैं कि उससे इनका जो चेहरा है वो काफ़ी ज़्यादा निखरता है। और इनका ये भी मानना है कि ये कीचड़ जो है उनके शरीर और चेहरे पर लगाने से उनके कई सारे रोगों को समाप्त भी करता है। तो देख सकते हैं कि आपका मृत सागर जो है वो मृत सागर का जल जो है वो कई कामों में आता है। ये सब चीज़ें बिल्कुल आपको नोट डाउन करके रखनी है, क्योंकि यहाँ से आपके बार-बार क्वेश्चन बन जाते हैं। आई होप दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी, क्योंकि आज की वीडियो में हमने उन टॉपिक को शामिल किया है कि जो कि आपके सीटेट एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, वीडियो को अपने उन दोस्तों के पास भी शेयर कर दें जो आपके साथ सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि यहाँ पर ऐसी ही वीडियो आपको हर रोज मिलती रहेगी। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।